भारत कहता है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पहलगाम हमले और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से आधिकारिक बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन क्या कोई चोर दरवाजा अब भी खुला है? आजकल बैंकॉक और कोलंबो में हुई कुछ गुप्त मुलाकातों की चर्चा गर्म है। कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान के नुमाइंदे एक ही कमरे में बैठे और उनके बीच दोनों देशों के संबंधों पर बात हुई। लेकिन जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि ये प्राइवेट इवेंट्स हैं, सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं। तो फिर इन मुलाकातों का हासिल क्या है? इन्हें सीक्रेट क्यों रखा जाता है? ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती क्या है? कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं? कोलंबो बैंकॉक में क्या वाकई कोई खिचड़ी पकी? और इस कथित मुलाकात से क्या भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा? नमस्ते, मेरा नाम है अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कई सालों से किसी भी तरह की बैठक या बातचीत के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। पाकिस्तान के आतंकी हमलों, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक और फिर आर्टिकल 370 हटने के बाद जो रही सही कसर थी वो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरी हो गई। दोनों देशों में ट्रेन्स, फ्लाइट्स रुक गई, एयर स्पेस बंद कर दिए गए। यहाँ तक कि भारत ने सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर्स ट्रीटी भी रद्द कर दिया। अब पाकिस्तान के मंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर हमारे पानी को किसी ने छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। वहीं भारत अपने पक्ष पर कायम है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। तो इन सब के बीच ये बैठकों की फुसफुसाहट कहां से होने लगी? रिपोर्ट्स में दावे हुए कि भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन ये कोई गवर्नमेंट लेवल टॉक्स नहीं थी, सरकार इन्वॉल्व नहीं थी, सरकारी प्रयोजन नहीं था, बल्कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का हिस्सा बताई गई। तो क्या है ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी? असल में दो देशों के बीच बातचीत कई अलग अलग फॉर्मेट यानी जगहों और मौकों पर होती है। एक तो वो बातचीत होती है जिसमें सीधे दोनों देशों के अधिकारी, नेता और डिप्लोमैट्स मिलते हैं, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, दस्तावेज साइन किए जाते हैं और ऐलान होते हैं। इसे कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, यानी सरकारी स्तर पर सीधी बात, आधिकारिक, ऑफिशियल, खुलेआम, जाहिर है। ये तभी हो पाता है जब दोनों देशों के बीच या तो रिश्ते ठीक हों या वो रिश्ते ठीक करने के लिए तैयार हों। लेकिन अगर ऐसे देश या मुद्दे हैं जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है, जैसे सीमा विवाद या नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो, तो फिर कोई भी सरकार सीधे बातचीत में नहीं कूदना चाहती। पहले वो भांपने की कोशिश होती है कि सामने वाला पक्ष इसके लिए कितना तैयार है। अगर बातचीत की गई तो क्या हासिल हो सकता है? यहीं पर आती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी टर्म 1980 के दशक यानी कोल्ड वॉर के समय अमेरिका के फॉरेन सर्विस अफसर जोसेफ मॉन्टविल ने दिया था। उनका मानना था कि कई बार सरकारों के बीच होने वाली सीधी बातचीत यानी ट्रैक 1 डिप्लोमेसी अपनी सीमाओं तक पहुंच जाती है, रुक जाती है, उसके कुछ लिमिट्स होती हैं। ऐसे में काम आती है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, यानी वो बातचीत जो सरकारों की आधिकारिक मेज पर दोनों देशों के झंडों के सामने नहीं बल्कि उसके बाहर किसी कमरे में बिना प्रेशर के होती है। इसमें रिटायर्ड राजनयिक, पूर्व सैन्य अधिकारी, एकेडमिक्स, पत्रकार और कई बार धार्मिक नेता या सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होते हैं। इनके पास किसी समझौते पर दस्तखत करने का अधिकार तो नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस, भरोसा और खुलकर बात करने की आज़ादी ज़रूर होती है। ऐसी बैठकों में लोग ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हैं, यानी जो बातें वहाँ होती हैं वे आमतौर पर सार्वजनिक नहीं की जाती, पब्लिक में नहीं आती और ना ही तुरंत किसी कूटनीतिक विवाद या फैसले का कारण बनती हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का कोई एक तय फॉर्मेट भी नहीं होता। कुछ बैठकें पूरी तरह निजी होती हैं जिनसे सरकारें आधिकारिक तौर पर खुद को अलग रखती हैं। वहीं कुछ बैठकों में सरकारों के अनौपचारिक सलाहकार शामिल होते हैं। इसे अक्सर ट्रैक 1.5 कहा जाता है, यानी बातचीत पूरी तरह सरकारी भी नहीं होती और पूरी तरह निजी भी नहीं। ऐसी बैठकों को आमतौर पर थिंक टैंक्स, विश्वविद्यालय या अंतर्राष्ट्रीय संस्था होस्ट करती हैं। जैसे अभी जिस कथित मीटिंग की इतनी चर्चा हो रही है, उसका जरिया ब्रिटेन का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS को बताया जा रहा है। ये संस्थाएं प्रतिभागियों को बुलाती हैं, फंडिंग का इंतजाम करती हैं, किसी न्यूट्रल देश में बैठक की जगह तय करती हैं और चर्चा का एक मोटा एजेंडा बनाती हैं। इन बैठकों के बाद न कोई ज्वाइंट बयान जारी होता है, न प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और न ही कोई कानूनी रूप से बांधने वाला फैसला लिया जाता है। अगर इन बैठकों का कोई असर होता भी है तो अक्सर बहुत बाद में दिखता है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 3 से 4 दौर की
अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है। इसकी शुरुआत दिसंबर 2025 में थाईलैंड में हुई एक बैठक से हुई। फिर फरवरी 2026 में कतर की राजधानी दोहा में एक और ऐसी मीटिंग हुई। टाइम मैगजीन में माइकल कुगलमैन लिखते हैं कि पिछले हफ्ते ऐसी 2 और बैठकें हुई, एक बैंकॉक में जिसे कनाडा की एक संस्था ने होस्ट किया और दूसरी कोलंबो में जिसे लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS ने अपने सालाना साउथ एशिया डायलॉग के तहत आयोजित किया। फिर से बताते चलें, सरकार ने ऐसी किसी भी बातचीत में कोई रोल होने से ऑलरेडी इनकार कर दिया है। कोलंबो की बैठक में कई बड़े नाम शामिल बताए गए। इनमें भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव और पाकिस्तान में डिप्लोमेट रह चुकी रुचि घनश्याम मौजूद रहे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में पाकिस्तान की पूर्व राजदूत शौरी रहमान, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में दक्षिण एशिया और सार्क मामलों के डायरेक्टर सज्जाद हैदर खान और पाकिस्तान सेना में मेजर जनरल रह चुके और ISI में काम कर चुके इस फंदियार अली खान पटौदी शामिल बताए गए। ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं कि श्रीलंका के पहले 3 और मुलाकातें ओमान, दोहा और बैंकॉक में हो चुकी हैं। हालांकि बाद में राम माधव ने इस बात से इनकार किया है कि ये कोई ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बैठक थी। उन्होंने कहा कि ये एक सम्मेलन था जिसमें भारत, पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, ब्रिटेन और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि भी शामिल थे। उन्हें सम्मेलन का इन्वाइट मिला, वो गए, भाषण दिया और आ गए। जब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि ये निजी संस्थाओं का निजी कार्यक्रम है, हमारी नज़र में इनका कोई आधिकारिक दर्जा नहीं है। ऐसा जवाब ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में लगभग परंपरा जैसा माना जाता है और सच भी यही है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी तभी काम करती है जब जरूरत पड़ने पर दोनों सरकारें ये कह सकें कि इससे हमारा कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। खैर, नाम चाहे जो भी दिया जाए, लेकिन रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक हर बैठक में 3 मुद्दे बार बार सामने आए: सीमा पार आतंकवाद, सिंधु जल संधि का भविष्य और अगर दोनों परमाणु शक्तियों के बीच फिर से तनाव बढ़ा तो उसे युद्ध में बदलने से कैसे रोका जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही मुद्दा इन बैठकों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। इससे पहले के ट्रैक 2 बैठकों में कश्मीर, व्यापार, वीजा और LOC जैसे कई मुद्दों पर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन अब एजेंडा काफी सीमित हो गया है। अब कोशिश विवाद सुलझाने की नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की है कि अगला संकट फिर किसी बड़े युद्ध में न बदल जाए। इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों के मुताबिक इन बैठकों से निकले सुझावों की चुपचाप रिपोर्ट बनाकर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है। यानी ऐसी बैठकें भले ही आधिकारिक न हों, लेकिन इनसे निकली बातें कई बार सरकारी फैसलों तक पहुंच जाती हैं। अभी जो बैठकें हो रही हैं वो कितनी कारगर होंगी, एक्सपर्ट्स से समझते हैं। जो इस तरह की बातें हैं वो आज नहीं, 10 साल पहले शुरू हुई थी और पहले के डायलॉग्स में काफ़ी बार मैंने भी भाग लिया हुआ है। शुरुआत हुई थी उसकी नीमराना डायलॉग के नाम से, जिसको सबसे पहले अमेरिकनों ने सपोर्ट किया। और बहुत आपके दर्शकों को पता नहीं होगा कि जो पहले 1 या 2 डायलॉग थे उसमें अमेरिकन वहाँ बीच में बैठते थे और सुनते थे कि हम लोग क्या आपस में बात कर रहे हैं। बाद में उनसे कहा गया कि भैया ये ऐसे नहीं चलेगा, तो उसको बंद किया गया। लेकिन असली बात जो उन दिनों में पता चली वो थी कि जो पाकिस्तान का डेलीगेशन आता था, वो पाकिस्तान का डेलीगेशन एक सिविल सोसाइटी का डेलीगेशन नहीं होता था। उसको सरकारी ब्रीफिंग मिलती थी और वो आके अपने सरकार की बात करते थे और वापस जो भी बातचीत होती थी वो सरकार को परोसते थे जाके। तो ये उनका काम था। भारत में सरकार न उसमें पड़ी थी, ना यहाँ के लोग जो पार्टिसिपेट करते थे वो MEA में जाके बताते थे कि हमने ये किया है। इनफॉर्मली कभी किसी से बात हो गई, पूछा गया तो बता दिया 2 सेंटेंस, लेकिन जो रिपोर्ट देना होता है वो नहीं होता था इस तरह से। और बाद में क्या हुआ कि अमेरिकन के अलावा जब दूसरे देशों को पता लगा, जर्मन फाउंडेशंस को पता लगा, या और जो जिनके पास साधन थे लोगों को बुलाने के, टिकट के खर्चे देने के, होटल्स में रखने के, उन लोगों ने बातें शुरू की और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन नीतिगत दृष्टिकोण से काफी खुल के बात होती थी, लेकिन उसका कोई नीतिगत नतीजा ठोस निकला हो ऐसी संभावना मुझे नहीं दिखती है। नेहरू के वक्त से पाकिस्तान पे विश्वास नहीं था। 48 से 47 से नेहरू के ऐसे बयान थे कि पाकिस्तान को विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो आधारशिला है वो बिल्कुल दूसरे ढंग की थी। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसी है और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसियों को नहीं चुन सकते, तो उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। और यही वजह है कि सरकार आफ्टर सरकार, सरकार दर सरकार
पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला, गुफ्तगू बंद हो बात से बात चले, ये सिलसिला चलता रहा। और सरकारें वहां बदलती रही, सेना वहां तय करती रही कि क्या नीति होनी चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि जो अटल बिहारी जी, और मैं एनडी का ही रेफरेंस दे रहा हूँ खास तौर से क्योंकि अभी के माहौल के संदर्भ में, अटल बिहारी जी जो बस यात्रा लेके लाहौर गए थे और दोस्ती को बढ़ाने की शुरू किया था, उस वक्त मुशर्रफ तैयारी कर रहे थे कारगिल वॉर की, और उन्होंने कारगिल वॉर किया। और कारगिल वॉर के बाद में भी अटल बिहारी ने मुशर्रफ को बुलाया और उनसे बातचीत की। और उसके बाद वो जब थक थका गए कन्वेंशनल लड़ाइयाँ लड़ने से, तो उन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया। टेररिज्म पहले ही शुरू किया था, लेकिन बाद में एक नीति लिया, लेकिन बातचीत चलती रही। मनमोहन सिंह ने भी बातचीत की उनसे, और दूसरों भी बातचीत की। नवंबर 2008 का मसला भी हुआ बॉम्बे को लेकर, लेकिन बातचीत कभी खत्म नहीं हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 1991 में राजस्थान के नीमराना फोर्ट से हुई थी। ये बैठक अमेरिका की इंफॉर्मेशन सर्विस USIS की मदद से आयोजित की गई थी। बाद में इसमें अमेरिका और जर्मनी की कई संस्थाएं भी जुड़ गईं। नीमराना डायलॉग में दोनों देशों के पूर्व डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, पत्रकार और एकेडमिक्स शामिल हुए। इसके बाद कई सालों तक ये बैठक कभी भारत, कभी पाकिस्तान और कभी किसी तीसरे देश में होती रही। 1999 में इसका एक दौर श्रीलंका में भी आयोजित किया गया। बाद में भारत पाकिस्तान संबंध बिगड़ने के साथ ये बातचीत लगभग ठप पड़ गई, लेकिन 2018 में इसे फिर शुरू किया गया। भारत की तरफ से पूर्व विदेश सचिव विवेक काटजू और पाकिस्तान की तरफ से पूर्व मंत्री जावेद जब्बार इसमें शामिल हुए थे। बातचीत में सियाचिन, सर क्रीक और LOC जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद आया चाओ फ्राया डायलॉग। इसका नाम बैंकॉक की चाओ फ्राया नदी के नाम पर रखा गया, जहां पर इसकी पहली बैठक 2008 में हुई थी। इसका आयोजन पाकिस्तान के जिन्ना इंस्टीट्यूट और ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया। ये भारत पाकिस्तान के बीच सबसे लंबे समय तक चलने वाले ट्रैक 2 मंचों में से एक बन गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यह किसी सरकार के अधीन नहीं था, इसीलिए राजनीतिक संकट आने पर भी इसकी बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई। फिर है पगवॉश कॉन्फ्रेंस। ये वही अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे दुनिया में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उसकी कोशिशों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 2004 में इस संस्था ने पहली बार LOC के दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरी प्रतिनिधियों को एक ही कमरे में बैठाकर बातचीत करवाई। इसके कुछ समय बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक शांति प्रक्रिया भी शुरू हुई। एक और अहम पहल थी ओटावा डायलॉग। इसका पूरा फोकस परमाणु सुरक्षा पर था, यानी अगर भारत और पाकिस्तान जैसी 2 परमाणु शक्तियां किसी गलतफहमी की वजह से युद्ध की तरफ बढ़ने लगें तो उसे कैसे रोका जाए। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का एक बड़ा हासिल रहा है करतारपुर कॉरिडोर। आज भारत के श्रद्धालु बिना वीजा के पाकिस्तान जाएं, गुरुद्वारा दरबार साहिब में मत्था टेक सकते हैं, जिसे गुरु नानक देव से जुड़ा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इस कॉरिडोर की शुरुआत किसी सरकारी समझौते से नहीं हुई थी। इसके पीछे कई सालों तक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी से जुड़े लोगों और प्रवासी सिख संगठनों की लगातार कोशिशें थी, जिन्होंने दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब होने के बावजूद इस विचार को जिंदा रखा। रिसर्चर्स की माने तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 1 दर्जन से ज्यादा औपचारिक ट्रैक 2 मंच बन चुके हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा ऐसे अनौपचारिक कार्यक्रम भी होते रहे हैं। तो क्या इस तरह की बातचीत दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघला सकती है? क्या ये मीटिंग्स LOC और कश्मीर जैसे कोर इश्यूज का समाधान निकालने की क्षमता रखती है? जानकारों को सुनते हैं। कोर इश्यू सबसे बड़ा जो अभी सरकार ने बना रखा है और पहले भी था वो ये है कि जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को फोल्ड करने की कोशिश नहीं करता है, और इसीलिए हम लोग उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। जो घर में घुसने मारने वाली नीति थी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, वो सब इसी का संदेश है कि हम आपको पनिश करेंगे। अगर आप इस तरह की नीति चलाएंगे तो हम आपको पनिश करेंगे, और उसकी कितनी कॉस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ से पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो वो कहते हैं उसमें भारत की रॉ इन्वॉल्व है, भारत की सरकार इन्वॉल्व है। तो ये एक दूसरे को, पाकिस्तान को जस्टिफाई करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब तक इस तरह की हरकतें बंद नहीं होगी, मैं नहीं समझता उस पर कोई नीतिगत अच्छा असर पड़ेगा। नीतिगत असर पड़ने के लिए एक बैक चैनल भी चलता है, और वो बैक चैनल चला था वहां पर। जैसे मनमोहन सिंह ने वो उनके एक IFS ऑफिसर जो पाकिस्तान में किए थे उसको उन्होंने लगाया था, और उसकी बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत की थी, और कश्मीर पे
ऑलमोस्ट एक सॉल्यूशन निकल के आने वाला था कि कश्मीर पे हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनाएंगे, लेकिन आवाजाही ज्यादा हो जाएगी, व्यापार चलेगा, लोग आपस में मिलेंगे। इस तरह की बहुत सारी बातचीत हुई है और ट्रेड को भी उस वक्त जारी रखा गया था। ये सारा 2014 के बाद में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो वो अगर सरकार चाहे अपनी नीति को वापस करने के लिए, और हो सकता है उस बात का हमें ज्यादा लोगों को बाहर पता भी नहीं लगे, तो वो एक बैक चैनल चला सकती है, अपने किसी 1, 2, 5 लोगों को ये निर्धारित करे। दोवल साहब खुद बातचीत कर सकते हैं वहां के लोगों से, ISI से उनका संपर्क हो सकता है। पुराने रॉ चीफ्स ने, दुलात ने साफ ही कहा था कि हमारा इंटेलिजेंस के लेवल पे भी बातचीत होती थी, सरकार के लेवल पे भी बातचीत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और है, मुझे ये भी लगता है, और हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल मेरा एक अंदाज है, उसका कोई आधार नहीं है। अमेरिका इस वक्त जो पाकिस्तान को वो कर रहा है, अमेरिका ये भी चाहता है कि हिंदुस्तान भी उनके साथ रहे। और हमेशा से 1947 से अमेरिका का ये प्रेफरेंस रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों हमारे साथ हो और एशिया के मामलों में हमारी मदद करें। तो अभी भी ये जो दूसरा सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड ऑफ जो ट्रैक 2 चल रहा है, उसके पीछे भी अगर ऐसी कोई संभावना है तो मैं उसकी तस्दीक तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी उसकी है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत मिली है। कोर्ट ने 29 जून को राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपना ही 90 साल पुराना जजमेंट पलट दिया। अब अमेरिका में इंडिपेंडेंट फेडरल एजेंसीज के अधिकारियों को हटाने और नई नियुक्तियों में राष्ट्रपति के पास ज्यादा अधिकार होंगे। फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जज 2 गुटों में बंटे हुए थे। सभी 6 कंजर्वेटिव जजों ने राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में फैसला सुनाया। इनमें से 3 जजों को खुद ट्रंप ने नियुक्त किया था, वहीं 3 लिबरल जजों ने राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाया। अब ये फैसला इतना अहम क्यों है? असल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1935 में एक फैसले में इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज के अधिकारियों को हटाने में राष्ट्रपति के अधिकार सीमित कर दिए थे। फैसले के मुताबिक केवल काम में लापरवाही या गलत आचरण जैसे खास मामलों में ही राष्ट्रपति अधिकारियों को हटा सकते थे। लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति के पास इन अधिकारियों को हटाने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों को राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कोर्ट ने फेडरल ट्रेड कमीशन की पूर्व कमिश्नर रेबेका स्लॉटर की याचिका पर यह फैसला सुनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में उन्हें पद से हटा दिया था, जिसे रेबेका ने कोर्ट में चैलेंज किया था। अगली खबर, एक समय चीन के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक माने जाने वाले गुओ वेंगुई को अमेरिका में 30 साल की सजा सुनाई गई है। गुओ पर आरोप है कि उसने चीन में लोकतंत्र लाने के नाम पर कैंपेन चलाकर हजारों करोड़ रुपए जमा किए, फिर उन पैसों से खुद के लिए प्रॉपर्टी बनाई और शान और शौकत में खर्च किए। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने गुओ को धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी माना है। ब्रिटिश मीडिया BBC के मुताबिक गुओ वेंगुई चीन में प्रॉपर्टी डेवलपर था। ब्रिटिश मीडिया BBC के मुताबिक गुओ वेंगुई चीन में प्रॉपर्टी डेवलपर था, जहां उसने अकूत संपत्ति बनाई थी। उसके चीनी सरकार के साथ भी अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके बाद गुओ ने अमेरिका में शरण ली और चीन की कम्युनिस्ट सरकार का आलोचक बन गया। अमेरिका में रहकर गुओ ने चीन में कम्युनिस्ट शासन हटाने और लोकतंत्र लाने का कैंपेन शुरू किया। उसके इस कैंपेन में बड़ी संख्या में चीनी समुदाय के लोग भी जुड़ गए। इन लोगों से गुओ ने $1 अरब यानी लगभग 9,437 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई। फिर इन पैसों से उसने खुद के लिए आलिशान बंगला खरीदे, महंगी महंगी गाड़ियां और यॉट भी खरीदी। इस मामले पर अब उसे 30 साल की सजा हुई है। फिलहाल के लिए सुर्खियों में इतना है। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।